नमस्कार, मैं रवि राष्ट्रीय दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होकर अच्छी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी का अध्ययन कर रहे हैं। आज तक हमारी क्लास के अंदर जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था 1857 का विद्रोह जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था। आज इस क्लास के अंदर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ उसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। उन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे और उनकी व्याख्या करने का जो प्रयास है वो किए मेरे द्वारा किया जाएगा। तो बिना किसी जो समय है उसकी प्रतीक्षा को करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो पहले नंबर जो प्रश्न आता है 1857 के विद्रोह से संबंधित जो मुख्य प्रश्न है, वो आता है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा क्या दी है? देखिए, कभी भी हमारे द्वारा जब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया जाता है, तो उसमें सही उत्तर निकालने का तरीका ये होता है कि हमारे सामने जो 4 विकल्प दिए होते हैं, उन 4 विकल्प में से हम गलत विकल्प को पहले क्रॉस कर दें। जब गलत विकल्प को क्रॉस कर देंगे, तो सही उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो हमारा ये जो पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है? यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय विद्रोह का उल्लेख मिलता है। देखो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भारतीय और पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा 1857 की घटना को अलग-अलग नाम दिए। किसी ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, तो किसी ने इसे जन विद्रोह कहा है, किसी ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो किसी ने हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र बताया है। तो अलग-अलग इतिहासकारों ने इस घटना को अलग-अलग नाम दिए हैं। हमारा प्रश्न ये कहता है कि राष्ट्रीय विद्रोह किस व्यक्ति ने कहा था? तो अब हमारे सामने ये 4 उत्तर है। पहला ऑप्शन आता है कि वीर सावरकर। तो वीर सावरकर ने 1857 की घटना को भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाया गया एक प्रथम पहला स्वतंत्रता संग्राम माना है। तो कह सकते हैं इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा है। तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका वीर सावरकर क्या हो गया गलत, क्योंकि उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, न कि राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन है एसएन सेन। तो एसएन सेन ने 1857 की घटना को राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम कहा, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना का उन्होंने पूरी तरह से अभाव माना है। जबकि हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है, तो आपका एसएन सेन उत्तर भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद पटाभी सीतारमैया। तो पटाभी सीतारमैया ने भी वीर सावरकर के मत का समर्थन करते हुए 1857 की घटना को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। तो यानी कि ये तीनों उत्तर क्या हो गए आपके गलत। अब आपके पास बचा कौन सा, अशोक मेहता। तो साथियों अशोक मेहता इसका सही उत्तर है, ठीक है ना? आपके ये है अशोक मेहता, ये है अशोक मेहता, ठीक है? और ये है आपका बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है? तो अशोक मेहता और बेंजामिन डिज़रायली इन दोनों व्यक्तियों ने 1857 की घटना को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा प्रदान की है। तो ये 2 व्यक्ति हैं जो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया अशोक मेहता ने 1857 के विद्रोह को भारत के राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा प्रदान की है। अब आपका दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित विद्रोहियों में से किस नेता की गिरफ्तारी को 1857 के विद्रोह की समाप्ति माना जाता है? अब यहाँ देखिए पहले नंबर तो किस नेता का नाम पूछ रहा है, जिसको गिरफ्तार करने के बाद भारत में 1800 विद्रोह का की जो घटना है वो लगभग क्या होगी, समाप्त होगी। समाप्त होने का मतलब है उसके बाद भारत में किसी भी अन्य भाग के अंदर विद्रोह का संचालन नहीं हुआ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह नहीं हुआ। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है कि बहादुर शाह द्वितीय। देखो बहादुर शाह द्वितीय ने विद्रोह का जो नेतृत्व वो दिल्ली से किया था और पूरे भारत से उसका संचालन चल रहा था। बहादुर शाह द्वितीय को जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति था ब्रिटिश सेनापति, उसका नाम था हडसन। हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के समक्ष गिरफ्तार किया और उसे रंगून बर्मा भेज दिया। वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बहादुर शाह की गिरफ्तारी के बाद भी भारत के जो अलग अलग स्थान है जैसे लखनऊ है, झांसी है, कानपुर है, बरेली है, राजस्थान है, तो इन भागों से भी क्रांति का संचालन हो रहा था। तो यानी कि इसकी गिरफ्तारी के बाद भी भारत के अंदर जो है वो क्रांति की समाप्ति नहीं हुई। तो ये आपका उत्तर यहाँ हो जाता है बहादुर शाह द्वितीय गलत। उसके बाद नाना साहब पेशवा। तो नाना साहब पेशवा ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था, लेकिन जब ब्रिटिश सेनापति के द्वारा इनको यहाँ कानपुर से हरा दिया गया तो ये यहाँ से नेपाल की तरफ मूव कर गए। तो इनके नेपाल की तरफ जाने के बाद भी भारत में अलग अलग भागों में विद्रोह हो रहा था। तो ये भी उत्तर आपका गलत हो गया। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तांत्या टोपे और कुंवर सिंह। तो तांत्या टोपे जो था इसने ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया था और कुंवर सिंह ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बिहार से किया था, ठीक है ना?
तो कुंवर सिंह जिसने बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसकी गिरफ्तारी के बाद भी भारत के अलग-अलग भागों में जो है वो विद्रोह का संचालन हो रहा था। अब आपके सामने एक ऑप्शन बचता है तांत्या टोपे, इसका उत्तर आ जाएगा तांत्या टोपे। तांत्या टोपे जिसका जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। इसने ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाद में ये नाना साहब पेशवा के पास चले जाते हैं और वहां से उनको सपोर्ट करते हैं विद्रोह के अंदर। जब नाना साहब पेशवा हार जाते हैं और नेपाल चले जाते हैं तो तांत्या टोपे वहां से ग्वालियर की तरफ मूव करते हैं। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर दुर्ग के ऊपर अधिकार कर देते हैं। लेकिन जब बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सेनापति ह्यूरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती है, तो बाद में वहां से जब ग्वालियर से मूव करते हैं तो एक इनका रिश्तेदार है जिसका नाम है मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका, मान सिंह नरूका की सहायता से क्या हो जाएगा, तांत्या टोपे को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तांत्या टोपे को जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद इनको एमपी शिवपुर के अंदर 18 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुर एमपी के अंदर क्या होगी, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि मान सिंह नरूका की सहायता से पकड़ेंगे और शिवपुर एमपी के अंदर 18 अप्रैल 1859 को क्या कर देंगे, फांसी दे देंगे। जैसे ही तांत्या टोपे को फांसी दी जाती है तो फांसी देने के बाद भारत में लगभग 1857 के विद्रोह का सभी जगह से क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। यानी कि इस घटना के बाद भारत के किसी भी भाग में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह नहीं होता है। तो यानी कि तांत्या टोपे की जो गिरफ्तारी है, इसको 1800 गिरफ्तारी कर उनको फांसी की सजा देना है, ये 1857 के विद्रोह की जो है वो अंतिम घटना मानी जाती है। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। उसके बाद आ जाता है कि भाई 1857 में बरेली स्थल से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अब देखिए स्थल कौन सा है, बरेली, और नेतृत्व करने वाला कौन है। यानी कि हमारे भारत में अलग अलग भागों में अलग अलग नेताओं के द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया। हमारे प्रश्न है कि बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो अब देखिए सबसे पहले बात आता है मौलवी अहमद तुला। तो मौलवी अहमद तुला जो थे वो फैजाबाद से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये इन्होंने बरेली से नहीं किया, तो ये हमारा यहाँ क्या होता है, मौलवी अहमद तुला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद कुंवर सिंह कुंवर सिंह था, इन्होंने बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मनीराम दत्त ने असम से विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो यहाँ ये भी आपका गलत हो गया। अब आपका बच गया खान बहादुर खान, तो इसका उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खान ने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी कि ये थे खान बहादुर खान और इन्होंने बरेली से विद्रोह का जो है वो नेतृत्व किया था। हाँ, खान बहादुर खान एक अन्य व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए बरेली से आए थे, वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को ये सपोर्ट करने के लिए बरेली लखनऊ आए थे और वहां से इन्होंने जो है इनको सपोर्ट भी किया था बरेली से। ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। यानी कि अब हमारे सामने क्या ऑप्शन आ गया कि सैनिक विद्रोह किसने कहा है। पहले हमने ये पूछा था कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है। तो देखो अधिकांश इतिहासकार, कुछ भारतीय इतिहासकार, कुछ पश्चिमी इतिहासकार 1857 की घटना को एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। उनके पीछे उनका लॉजिक ये है कि ये जो घटना हुई थी ये सैनिकों के द्वारा आरंभ की गई थी। ठीक है ना, सैनिकों के द्वारा आरंभ की गई थी, इसलिए वो इसे एक सैनिक विद्रोह का नाम देते हैं। लेकिन इसको सैनिक विद्रोह कहना एक सही नहीं है, क्योंकि सैनिकों के साथ साथ भारत के अन्य वर्ग के लोगों में भी अपनी भूमिका निभाई इस विद्रोह में, तो इसलिए सैनिक विद्रोह कहना समझदारी नहीं होगी। अब इसका उत्तर आपके सामने चार है, चार पाश्चात्य इतिहासकारों के नाम है। तो अब सबसे पहले रॉबर्ट कुपलैंड का नाम आता है। तो रॉबर्ट कुपलैंड ने 1857 की जो घटना है उसको जो है मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, किसकी संज्ञा दी है, मुस्लिम षड्यंत्र की जो है वो संज्ञा दी है कि ये मुस्लिम समुदायों के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र था। उसके बाद आ जाता है आपके बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो यहाँ आपका रॉबर्ट कुपलैंड गलत है, बेंजामिन डिज़रायली भी गलत है, क्योंकि इसने मुस्लिम षड्यंत्र कहा है और बेंजामिन डिज़रायली जो है उसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उसके बाद आपका उत्तर आता है टी आर होम्स। तो टी आर होम्स भी आपका उत्तर गलत है, क्योंकि इसने 1857 की घटना को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष का है। सभ्य कौन है, अंग्रेज, बर्बर कौन है, भारतीय। तो भारतीय और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष है इसको सभ्यता और बर्बर का संघर्ष इसने माना है। तो टी आर होम्स भी आपका लगता है। इसका उत्तर हो जाएगा जॉन सीले, यानी कि तीसरा उत्तर आपका जो है वो सही होता है। यानी कि जॉन सीले, आपके जॉन सीले और जॉन लॉरेंस, ये दो व्यक्ति हैं, एक तो ये जॉन सीले है, एक ये जॉन लॉरेंस है। इन दोनों व्यक्तियों ने 1857 के विद्रोह की घटना को एक सैनिक विद्रोह की जो है वो संज्ञा दी है।
तो ये दो इतिहासकार है जो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानते हैं। तो यहाँ हमारा जो पास ऑप्शन आया था, ऑप्शन के अंदर हमारे सामने जॉन सीले आया था, तो जॉन सीले इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है ना। उसके बाद देखो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन, और हमसे राइटर्स पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन, चार ऑप्शन है कि ये पुस्तक किसके द्वारा जो है वो लिखी गई थी। अब हमारे सामने चार ऑप्शन है। अब सबसे पहले ऑप्शन आता है वीर सावरकर का। तो वीर सावरकर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी थी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये आपका उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद जो अगला आंसर आ जाता है सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां ने जो 1857 के ऊपर विद्रोह के ऊपर जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट एंड असबाब ए बगावत। ये दो पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। तो ये ग्रेट रिबेलियन इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। फिर एस एन सेन का नाम आता है। एस एन सेन क्या थे, राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम था 1857। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब ग्रेट रिबेलियन के अशोक मेहता, अशोक मेहता जो है उसने द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक है उसको लिखा था। तो ये आपका सही उत्तर आ गया अशोक मेहता। अशोक मेहता के द्वारा इस पुस्तक को क्या किया गया था, लिखा गया था, यानी कि ये है अशोक मेहता। इस अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक को लिखा था। ये आपका सही उत्तर है पुस्तकों में। उसके बाद देखो साथियों, किस पुस्तक में 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाना नहीं किया जाना माना गया? तो सबसे पहले बात आते हैं प्रमुख कारण। और कारण क्या है कि प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना, यानी कि वह कौन सी बुक है जिसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त नहीं कर रही थी। ये एक 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो देखिए 1857 जो पुस्तक लिखी गई है एस एन सेन के द्वारा लिखी गई है, लेकिन उसमें इस कारण का उल्लेख नहीं होता है। उसके बाद द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक, ये पुस्तक अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इस पुस्तक में भी इसका उल्लेख नहीं होता है। उसके बाद रिबेलियन 1857, ये पुस्तक पीसी जोशी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसमें भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता। अब आपके सामने चौथा उत्तर है असबाब ए बगावत ए हिंद। तो ये जो पुस्तक है ना, ये इसका सही उत्तर है। यानी कि सर सैयद अहमद खान ने, ये जो सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी आपके असबाब ए बगावत ए हिंद। तो इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है वो प्रशासन में जो भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा था उसको 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण माना। ये इनकी पुस्तक है और इन्होंने ये प्रमुख कारण माना है कि भारतीयों को प्रशासन में जो उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है, ये 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण है। मेरा ये ओपिनियन है कि 1857 के विद्रोह से इस बार का जो क्वेश्चन है 2021 में प्रतियोगी परीक्षाओं में ये रहने की पूरी संभावना है कि ये कौन सी पुस्तक, ये एक पुस्तक सिर्फ एक ही रीजन मान रही है, तो ये अपने आप में क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपका इसका सही उत्तर हो गया। उसके बाद झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? झांसी ये क्या है, 1857 के विद्रोह का एक स्थल है। लॉर्ड डलहौजी ने जो गोद निषेध नीति स्टार्ट की थी, जिसके तहत आपके सबसे पहले 1848 में सतारा को मिलाया गया, उसके बाद 1849 में मिलाया गया, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके से इन्होंने पहले इन्होंने झांसी को मिलाया, 1849 में इन्होंने जैतपुर व संबलपुर को मिलाया, 1850 के अंदर इन्होंने फिर एक स्थान को मिलाया, 1852 में फिर मिलाया। तो ऐसे करके अलग अलग स्थानों को मिलाया। तब यहाँ बात करते हैं इनको कब कब मिलाया गया। तो अगर बात करें तो 1858 के अंदर जो रियासत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनी वो थी सतारा। कौन सी रियासत थी? सतारा। तो सतारा इसका अंग बनी, इसका मतलब झांसी तो है ही नहीं, तो ये आपका यहाँ क्या हो जाता है, उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद 1849 को, तो 1849 के अंदर जैतपुर व संबलपुर ये दो रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनी। तो बरेली झांसी इसमें थी नहीं, तो ये भी आपका क्या हो गया, उत्तर गलत हो गया। यहाँ बात आती है 1854 की, तो 1854 के अंदर नागपुर रियासत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनी, तो ये भी क्या हो गया, उत्तर आपका गलत हो गया। इसके अलावा देखो 1850 में बघाट रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया, 1852 में उदयपुर को बनाया गया। यहाँ 1853 आपका सही उत्तर है कि 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1853, यानी कि 1853 में झांसी को
जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और झांसी से 1857 के विद्रोह का जो संचालन किया गया था वो किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये गंगाधर राव की जो पत्नी थी और इनके पुत्र का नाम जो था वो दामोदर राव था, ठीक है ना। तो 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने प्रदान किया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सेनापति दिल्ली विद्रोह से संबंधित है। यानी कि मैंने जब आपको 1857 का विद्रोह पढ़ाया था उस समय मैंने विद्रोह स्थल में किस सेनापति का विद्रोहियों के साथ सामना हुआ ये भी मैंने लिखवाया था कि दिल्ली से कौन था, लखनऊ से कौन था, कानपुर से कौन था, तो अलग अलग तरीके से बताया। तो कौन सा सेनापति दिल्ली विद्रोह से संबंधित है, तो ये 4 आपके सामने नाम आ जाते हैं। तो कर्नल नील का संबंध जो है वो दिल्ली विद्रोह से नहीं है, कॉलिन कैंपबेल का भी संबंध इससे नहीं है, जॉन लॉरेंस का भी संबंध इससे नहीं है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हडसन, क्योंकि हडसन ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया था, तो हडसन का जो संबंध है वो दिल्ली विद्रोह से माना जाता है। कर्नल नील, कॉलिन कैंपबेल और जॉन लॉरेंस का संबंध नहीं माना जाता है। ये 1857 के विद्रोह के अन्य स्थलों से संबंधित जो है सेनापति थे। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हडसन, यानी कि ये ब्रिटिश सेनापति जो हडसन है इसने बहादुर शाह जफर को जो है हुमायूं के मकबरे के पास क्या किया, गिरफ्तार किया, ठीक है ना। हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनको कहां भेज दिया, रंगून, बर्मा, म्यांमार भेज दिया। तो हडसन ने बहादुर शाह को गिरफ्तार किया, इसलिए दिल्ली विद्रोह से संबंधित जो सेनापति है वो हडसन है और इनको रंगून, बर्मा भेज दिया गया और वहां 1862 के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मजार के ऊपर लिखा है कि बादशाह इतना बदनसीब था कि इसकी मृत्यु पर इसे 2 गज वतन की जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो हडसन सेनापति का संबंध है वो दिल्ली विद्रोह से माना जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि राज्यों की विलय नीति का प्रतिपादक किसे माना जाता है, यानी कि राज्यों की विलय नीति का प्रतिपादन किसने किया, उस व्यक्ति का नाम, उस गवर्नर जनरल का नाम जिसने राज्यों की विलय नीति पॉलिसी को चलाया था। तो यहाँ आपके सामने 3 गवर्नर्स का नाम आता है। तो इसमें उत्तर क्या, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली है, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने देखो साथियों जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि चलाई गई थी, ठीक है ना। सहायक संधि का जो जनक है वो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। तो यहाँ ये आपका उत्तर हो गया गलत। लॉर्ड हार्डिंग है, तो लॉर्ड हार्डिंग ने आश्रित प्राथक्य नीति को चलाया, तो ये भी आपका उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। फिर ये लॉर्ड डलहौजी ने जो पॉलिसी चलाई उसको हड़प नीति, राज्यों की विलय नीति, गोद निषेध नीति, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यानी कि राज्यों की विलय की नीति मतलब इस पॉलिसी के तहत भारत के कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, यानी कि विलय। तो ये विलय की नीति का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। यहाँ आपका उत्तर आ जाता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए गोद निषेध नीति को क्या नाम दिया गया, गोद निषेध नीति, राज्यों की विलय नीति और हड़प नीति। इन 3 नामों से इस पॉलिसी को जाना गया जिसके तहत जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका अंग देशी रियासतें बनी। तो ये था व्यक्ति जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का आरंभ किया, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। पूर्वाभ्यास का मतलब क्या हो गया कि 1857 से पहले एक ऐसी घटना घटी जो लगभग 1857 के समान समझी जाती है, या उसका कह सकते हो ट्रेलर समझा जाता है। समझ रहे हो, ट्रेलर जिसको कहते हैं ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है लेकिन ट्रेलर जिसको कहते हैं, तो ट्रेलर माना जाता है। तो ट्रेलर किसको माना जाता है, किस घटना को, यानी कि हमने ये डिस्कस किया था कि 1857 के विद्रोह से पहले भारत के अन्य भागों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुए थे, जिसमें ये वेलूर विद्रोह, बक्सर विद्रोह, असम तोपखाना विद्रोह, ये विद्रोह है। लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी घटना जिसको 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है। सबसे पहले आप बक्सर विद्रोह की बात करें तो बक्सर विद्रोह 1764 के अंदर हुआ है। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना से कुछ सैनिक निकले, भारतीय सैनिक, और नवाब की सेना के साथ मिल गए, लेकिन ये 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास नहीं माना जाता। फिर असम तोपखाना जो विद्रोह 1825 में हुआ, इसको भी नहीं माना जाता। अब ये आ जाता है वेलूर विद्रोह। इसका सही उत्तर है वेलूर विद्रोह। वेलूर विद्रोह जो हुआ है 1806 के अंदर हुआ है, ठीक है ना, 1806 में, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा वेलूर विद्रोह। ये
वेलूर विद्रोह जो हुआ है ये 1806 में हुआ है और वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ है। तो ये है वासुदेव बलवंत फड़के और इसके नेतृत्व में ये जो है वो वेलूर विद्रोह हुआ है। तो इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वाभ्यास माना जाता है। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस घटना को 1857 के विद्रोह का पूर्वाभ्यास माना जाता है। तो वेलूर घटना के अंदर जब सैनिकों ने के द्वारा जो विद्रोह किया था, ये घटना 1857 की क्रांति की तरह एक पूर्व घटना घटित हुई। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित नहीं है, यानी कि इसके अंदर नहीं है। यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे जिसका उल्लेख 1858 के अधिनियम में था और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसका उल्लेख नहीं है। तो अगर हम बात करें तो 1800 पहले नंबर है कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज द्वारा सीधा चलाया जाने लगा। यानी कि 1858 के अधिनियम में ये परिवर्तन किया गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज द्वारा सीधा चलाया जाने लगा। तो यानी कि इस बात का उल्लेख इस अधिनियम में मिलता है। तो ये आपके क्या होगी, ये बात सही है, इसका मिलता है। उसके बाद गवर्नर का पद समाप्त और वायसराय का पद सृजित, यानी कि 1858 के अधिनियम में प्रोविजन था कि जो गवर्नर है उसका पद समाप्त हुआ, एक नया पद सृजित हुआ जिसको वायसराय या गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस बात का उल्लेख भी मिलता है। तीसरा है प्रशासन में भारतीयों को बराबरी की दर्जा प्रदान करना और चौथा है राज्य सचिव का पद सृजित करना। तो राज्य सचिव का पद भी सृजित किया गया। तो इसका उत्तर हो गया तीसरा, प्रशासन में भारतीयों को बराबरी का दर्जा प्रदान करना। यानी कि इस बात का उल्लेख इस अधिनियम में नहीं था कि प्रशासन में अब भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि वो जो पुस्तक थी असबाब ए बगावत उसमें ये क्या लिखा गया था, प्रशासन में भारतीयों को बराबरी का दर्जा प्रदान नहीं था इसलिए विद्रोह हुआ। तो ये इस बात का जो उल्लेख है इसके अंदर नहीं था। तो ये आपका तीसरा उत्तर हो जाता है यहाँ पर कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज द्वारा सीधा चलाया जाने लगा। लेकिन इसमें इस बात का उल्लेख नहीं था कि प्रशासन में भारतीयों को बराबरी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद देखो साथियों, अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय सैनिकों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा आयोग है, यानी कि वह कौन सा आयोग है जिसमें भारतीय सैनिकों के पुनर्गठन की व्याख्या की गई है, सेना के पुनर्गठन की। मैंने आपको बताया था इस विद्रोह से पहले जो अनुपात था ब्रिटिश सेना में 5+1 था, 5 भारतीय और 1 ब्रिटिश था। तो ये जो ली आयोग है ना, ये लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है, तो ये इसका उत्तर गलत हो जाएगा। साइमन आयोग है, साइमन आयोग 1919 के संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए गठित किया गया था 1927 के अंदर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसका सही उत्तर है पील आयोग। पील आयोग का जो गठन है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। और क्यों किया गया था कि मुख्यतः सैनिकों के द्वारा इस क्रांति को आरंभ किया गया था और सैनिकों ने इसलिए कर दिया क्योंकि सैनिकों में अधिकांश जो संख्या थी वो भारतीयों की थी। तो पील आयोग के द्वारा किया गया, इसका जब रिसर्च किया गया तो सैनिकों का अनुपात कितना कर दिया गया, 2:1। यानी कि पील आयोग का जो संबंध है वो पूरा का पूरा सेना के पुनर्गठन से संबंधित है। तो पुनर्गठन से संबंधित जो आयोग है वो पील आयोग है। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। देखो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है 1885 से 1905 तक का, वो उदारवादी काल कहलाता है। और उस उदारवादी काल के अंदर जो अलग अलग जो इतिहासकार है उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास पर अपने जो है मत दिए, इसलिए उसको उदारवादी युग या आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक नहीं है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने पूछा है, सॉरी, दादा भाई नौरोजी ने आपके द पॉवर्टी रूल्स अन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी। विनायक दामोदर सावरकर ये भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिखा थी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ये पुस्तक भी नहीं थी। सर सैयद अहमद खां भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, एक तो असबाब ए बगावत, वो ये नहीं है, एंड सेकंड द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट जो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने इस पुस्तक को लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये व्यक्ति है। यानी कि उदारवादी काल के अंदर रमेश चंद्र दत्त के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो लिखी गई और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास की पूर्ण रूप से व्याख्या की। तो
रमेश चंद्र के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाने के कारण, दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत बताने के कारण ये जो काल है पहला चरण राष्ट्रीय आंदोलन का, वो आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न हो जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई है वो सेनापति ह्यूरोस से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अब उसकी समाधि कहाँ बनी हुई है? वाराणसी। तो वाराणसी सही नहीं है, क्योंकि वाराणसी का जो संबंध है इनके जन्म से है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है 1835 के अंदर वाराणसी के अंदर हुआ था, तो ये इनके समाधि से संबंधित नहीं है। उसके बाद झांसी, तो झांसी भी नहीं है, यहाँ से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन इनकी समाधि यहाँ पर नहीं है। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली से भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया। ग्वालियर, ग्वालियर इसका सही उत्तर है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की क्या है? समाधि है। तो यहाँ ये हो जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो 1835 को हुआ। कहाँ हुआ? बनारस के अंदर हुआ। डेथ कहाँ हुई? 17 जून 1858 को ग्वालियर युद्ध में हुई। तो इनकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर स्थित है। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस के अंदर, विद्रोह का नेतृत्व तो झांसी से और वीर गति ग्वालियर में हुई, तो इनकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर इनकी समाधि स्थित है। उसके बाद आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस नेता को बिहार के सिंह के नाम से जाना जाता है? यानी कि बिहार के सिंह क्या है? ये क्या है? उपाधि है। ये इस नेता की क्या है? उपाधि है। अब ये किस उपाधि किस नेता को मिली हुई है? तो अगर बात करें तो कुशाल सिंह है। कुशाल सिंह, इसका उत्तर गलत है, क्योंकि ये राजस्थान से विद्रोह का नेतृत्व करे आउवा, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। तांत्या टोपे, तांत्या टोपे भी गलत है, क्योंकि इनका नाम रामचंद्र पांडु रखता, लेकिन इनको इटली के गेराबेल्डी के समक्ष जो है उपाधि दी गई थी। नाना साहब पेशवा, इनका नाम दुंदूपंत था, ये भी इसका उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर हो गया कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने कहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था? बिहार से किया था। तो बिहार के कुंवर सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण इनको बिहार के सिंह की जो उपाधि है वो दी गई थी। तो ये आपका उत्तर आ गया, बिहार के सिंह की जो उपाधि है वो कुंवर सिंह को दी गई थी, ठीक है ना। और इसके बाद ये आपका यहाँ क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो ये साथियों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रश्नों की व्याख्या सहित समझाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। कल का जो हमारा नया टॉपिक है, नए टॉपिक को लेकर हम उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आपको कितना पसंद आया कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो कल तक के लिए जय भारत, जय हिंद।